नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रदेश में पेपर लीक मामला और युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया बयान चर्चा का केंद्र बन गए हैं। सीएम के दिए गए एक बयान पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा, तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। लोग जो साजिश के तहत राज्य को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अनेक यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, राज्य की योजनाएं चल रही हैं, उनमें अनावश्यक रूप से विघ्न बाधाएं डालकर कहीं न कहीं एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये योजनाएं रुकें, इस प्रकार की जो विकास के काम है वो अनवरत रूप से न हो। रेप कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल तो हैं। अंकिता भंडारी का रेप करने वाले अर्बन नक्सल तो हैं। नकल करवाने वाले हाकम सिंह, संजय धारीवाल, धर्मेंद्र सिंह चौहान, ये अर्बन नक्सल तो हैं। कौन है ये लोग, बतावें मुख्यमंत्री जी? अगर इनके अलावा और नाम उनको पता है, कोई गिरोह का सरगना पता है, तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए अर्बन नक्सल कौन है इस राज्य के अंदर। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले इनके लोग, पूरे प्रदेश में पर्चा लीक करके राज्य के बेरोजगार नौजवानों का भविष्य अंधकार में धकेलने वाले इनके लोग, पूरे प्रदेश के अंदर जो तमाम आपराधिक गतिविधियां हो रही है, खनन के तमाम मामले आ रहे हैं, उसमें कौन लोग? उसमें भाजपा के लोग। तो अर्बन नक्सल वही तो हैं, मेरे ख्याल से उन्हीं को कह रहे होंगे। उनके अलावा अगर अर्बन नक्सल और कोई माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है तो राज्य की सरकार क्या कर रही है? मूंगफलियां छिल रही है, क्या कर रही है? राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, आईबी उनकी, एलआईयू उनकी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारी पुलिस, सारी फौज आपकी, और उसके बाद अर्बन नक्सल काम कर रहे हैं राज्य में, तो भैया चुल्लू भर पानी लो भाजपा के लोगों और डूब मरो। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जितने भी कानून उत्तराखंड में लाए गए, खास सख्त कानून था, एक शक्ति तो है जो उस कानून को भी दूषित करने का काम कर रही है। एक व्यक्ति कई जगह फॉर्म भरता है, मोबाइल अंदर पहुंचाता है, उसके बाद पेपर को बाहर करता है। आखिरकार इतने सख्त कानून के बाद भी इस प्रकार के हरकतें किसी षड्यंत्र के साजिश ही नजर आती है। और इस प्रकार का जब कानून के खिलाफ चीजें खड़ी करते हैं तो अर्बन नक्सल इसी को कहते हैं। इस प्रकार के तत्व एक शंका मुख्यमंत्री व्यक्त की है और प्रदेश सरकार उन जिस बात पर विचार करती है, कड़ाई के साथ ऐसे लोगों से निपटने का काम है और सरकार के हर निर्णय पर जनता का विश्वास है। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश में पेपर लीक का मामला भले ही शांत होता हुआ दिखाई दे रहा हो, जो पेपर लीक मामले को लेकर छात्र संगठन धरने पर बैठे थे, उनकी मांगे जो सरकार ने मानी, उसके बाद ये मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ लोग युवाओं के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो अर्बन नक्सली गैंग के जो लोग हैं वो प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश में कई तरीके की बहस छिड़ गई है और सियासी बहस जो है एक तरीके से इन मुख्यमंत्री के बयानों के बाद छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। बेरोजगार युवा जब धरने पर बैठे थे तब भी कई तरीके की बातें चली और जो उसमें प्रदर्शन में लोग थे, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं की बात हो, कुछ कांग्रेस के नेता भी वहां पर गए। हालांकि जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वहां से दूरियां भी बनाई। और सबसे मेन बात अगर कही जाए तो जिन लोगों ने बेरोजगार संघ छोड़ा था उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने बेरोजगार संघ छोड़ने का उनका कारण यही था कि 2027 में वो चुनाव लड़ सके। और कुछ लोग जो है 2027 में अब चुनाव भी जो है वो लड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बेरोजगार संघ छोड़ा था, चाहे वो बॉबी पमार की बात हो या कुछ अन्य लोगों की बात हो। तो ऐसे में उन लोगों का दोबारा इस आंदोलन में शामिल होना और यहाँ आंदोलन में बैठना, इस बात को भी कई तरीके की बातें इससे भी चली और ये बातें
प्रदेश में उठने लगी कि युवाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है और एक नैरेटिव जो है तैयार किया जा रहा है इस पेपर लीक मामले के चलते। तो ऐसे में उसके बाद अब जो है ये इस तरीके की बातें भी हुई और एक नैरेटिव की लड़ाई अब प्रदेश में छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के जो बयान ये रहे, इससे बहस तो चली है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस नैरेटिव को देखते हुए जो बातें चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये समझा कि इस तरीके का नैरेटिव जो है वो प्रदेश में चल रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस मामले को जो है मैनेज करती हुई दिखाई दे रही है। अब युवाओं को जो साधने का प्रयास लगातार जो किया जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग युवाओं को साधने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो उसको समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम ये आगे बढ़ाया है और एक दांव कहें इस ये जो है वो चला है। लेकिन अब युवाओं पर इसका कितना असर पड़ता है, इस बात का कितना इफेक्ट पड़ता है, 2027 में ये बात कितना असर डालती है, जो नैरेटिव की लड़ाई प्रदेश में अब छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये 2027 में कितना आगे बढ़ती है और कितना इसका असर होता है, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। और किस दल को इसका क्या लाभ मिलता है, ये भी आने वाले समय में देखने वाली होंगी। और क्या कुछ सियासी समीकरण इससे प्रदेश में तैयार होते हैं, क्या कुछ नए समीकरण इससे बनते हैं, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून। उत्तराखंड में जमीन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला हल्द्वानी के गौलापार के ग्राम देवला तालाब पजाया में सरकारी जमीन को फर्जी कागजात के जरिए हड़पने का मामला है, जिस पर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे सहित 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और मामले में जांच जारी है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और हमारा प्रयास है, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी पिछले दिनों जो भी जांच में गलत पाए गए हैं, वो राज्य सरकार में बहुत सारी जमीनें जो है निहित भी की गई हैं। ये गौलापार में देवला तल्ला पजाया में एक बड़ी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन पर इनके विनियमितीकरण किया गया, इनके नाम पर लैंड यूज चेंज किया गया था, उसका मामला था। फर्जी तरीके से दस्तावेजों में हेरा फेरी करते हुए, अधिकारियों के संग मिली भगत करते हुए इन लोगों ने करा था। इसमें प्रमुख नाम थे जिसमें दीपा दरमाल जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष है नैनीताल की, हरेंद्र सिंह कुंजवाल जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, गोविंद सिंह कुंजवाल जी के पुत्र हैं, ऐसे ही 7 जने और हैं। इन्होंने बलवंत सिंह बेहरा और एक रविकांत फुलारा व्यक्ति के संग मिल करके इन्होंने एक पूरा फर्जीवाड़ा कर रखा है और पूरा प्रशासनिक अमला तत्कालीन 2011 और 2016 के तत्कालीन पटवारी, राजस्व कानूनगो, तहसीलदार और तत्कालीन उप जिलाधिकारी हल्द्वानी इस पर सीधे रूप से दोषी हैं। लेकिन मुकदमा केवल ये 7 व्यक्तियों पर जमा करा गया है, लेकिन उन राजस्व अधिकारियों पर कोई मुकदमा नहीं करा गया। दूसरी बार डीएम ने जब ये सरकार इस पूरी जमीन का जाँच करने के बाद माना कि गलत हुआ, उसको राजस्व में निहित सरकार में निहित कर दिया है, लेकिन एक आदेश और दिया था हल्द्वानी एसडीएम को कि इस ज़मीन का जो सरकारी ज़मीन घोषित हो चुकी है इसको तत्काल इसका कब्जा लेने के लिए। लेकिन आज तक का हल्द्वानी एसडीएम ने डीएम की आदेशों की अवमानना करते हुए आज तक का ये 1.5 साल पुराना मामला है, लेकिन आज तक का उसका कब्जा नहीं लिया गया। देखिए, लैंड फ्रॉड कमेटी जो एक हाई पावर कमेटी होती है, इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही काठगोदाम थाने में 10 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 7 लोग इसमें नामजद हैं। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे जारी करेगी, उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन थी सर? देखिए, मैंने कहा है कि जो लैंड फ्रॉड कमेटी ने जो फाइंडिंग दी है उसी के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। अब विस्तृत आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें उसी के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो सर रेवेन्यू की मदद मिल जाएगी इस पूरे मामले में? रेवेन्यू, हाँ बिल्कुल, इसमें चूंकि पूरा प्रकरण ही रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, इसमें जो भी इसमें अधिकारी शामिल रहे हैं सारे इसमें साक्ष्य लिए जाएंगे, तदनुसार अग्रिम योजना की जाएगी। क्या आपके द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी इस पूरे मामले की? हाँ, निसंदेह मॉनिटरिंग की जाएगी। वोट चोर गद्दी छोड़ मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पर जाकर घेराव किया, प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रही है, पूरे देश में जनता को जागरूक कर रही है। राहुल गांधी जी ने जब से
कर्नाटका की एक लोकसभा सीट के एक असेंबली सेगमेंट में वोटों की चोरी को साबित किया है। पूरे देश की जनता में एक इस समय संदेह है और उस संदेह को सबसे पहले देश के अंदर जो साबित हुआ वो चंडीगढ़ में हुआ। मेयर के चुनाव में अनिल मसीह जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर घोटालेबाजी करी, घपलेबाजी करी, गिनती में गड़बड़ी करी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय के अनुसार चंडीगढ़ में दोबारा वहां पर नतीजा घोषित किया। इसी तरह से दूसरी चोरी जो साबित हुई है देश के अंदर वो उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में पंचायती राज के चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिख करके बाकायदा पंचायती राज एक्ट की अवहेलना करी और 2 जगह या 2 से ज्यादा जगह जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है उन लोगों को अनुमति दे दी चुनाव लड़ने की। हाईकोर्ट में जब लोग गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायती राज एक्ट का ये पूरा उल्लंघन है, स्टे कर दिया। स्टे के बाद वो दोबारा हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को अपहेल्ड किया और राज्य के निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया कि वो पंचायती राज एक्ट का पालन करे। पालन नहीं हुआ, कोर्ट की अवमानना हुई। लोग 2 जगह जिनका वोटर लिस्ट में नाम था चुनाव लड़े, बहुत सारे लोग चुनाव जीत गए, बहुत सारे लोग चुनाव हार गए, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। इसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी की इंतहा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि 6 बार राज्य निर्वाचन आयोग का जो वकील है वो हमको प्रेशर करता रहा कि इसमें कोई निर्देश दे दीजिए। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में नारी निकेतन का निरीक्षण किया। उन्होंने 3 मंजिला नए भवन का जायजा लिया और कहा कि नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी था। पूर्व निरीक्षण में वहां की स्थिति खराब मिली थी, इसलिए नया भवन बनाया जा रहा है। अच्छा भवन बनाए जा रहे हैं। देखिए, आज महिला कल्याण और पुनर्वास केंद्र हल्द्वानी में आज निर्माणाधीन आवास को लेकर आज निरीक्षण के लिए मैं पहुंची हूँ। निश्चित रूप से पूर्व में भी यहाँ पर मेरा 1-2 बार में आगमन हो चुका है और इसका निरीक्षण किया जा चुका था और जब देखा गया था तो इसमें चूँकि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, लगभग 50-60 वर्ष पुरानी हो गई थी और बहुत आवश्यकता ये महसूस हो रही थी कि आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप जो है इसका जीर्णोद्धार किया जाए, जिसको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय का संज्ञान दिया गया और उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इसके ध्वस्तीकरण के आदेश के साथ साथ में इसमें नवनिर्माण के लिए उसमें अनुमति दी और लगभग 8 करोड़ की धनराशि के साथ में यह पुनर्वास केंद्र बनेगा, जिसमें प्रथम 3 करोड़ की धनराशि निर्गत कर दी गई है। आज मैं उसी का निरीक्षण करने पहुंची हूं और मैं समझती हूं कि समाज से ऐसी पीड़ित महिलाएं जिनको कि समाज में कहीं जगह नहीं मिल पाती है या कुछ समय के लिए जिस समय उनको संरक्षण और सुरक्षा की ज़रूरत होती है, तो ये स्थान अपने आप में काफ़ी उपयुक्त और उनके लिए मददगार सिद्ध हो, उस दृष्टिगत ये पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के पुनर्वास केंद्रों से महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा प्रदान होती है, तो आज उसी को देखने का एक अवसर मुझे यहाँ मिला है। मसूरी के गन हिल रोपवे पर एक ट्रॉली में 5 लोग फंसे होने की सूचना मिली, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य आपदा में राहत और बचाव कार्य की तैयारी सुनिश्चित करना था। एसडीएम राहुल आनंद के नेतृत्व में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल हुईं, जिसके बाद 1 घंटे के रेस्क्यू अभ्यास में सभी फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जो मॉक एक्सरसाइज का सिनेरियो था उसमें ये दर्शाया गया था कि 2 विक्टिम्स इसमें जो है फंस गए, जो कि टूरिस्ट थे। और जैसा कि अभी एसडीएम सर ने भी बताया है कि इसमें हमारा जो टाइम था लगभग 1 घंटे का हमें लगा, जिसमें कि 9:35 में हमारा शुरू हुआ था और 10:22 में विक्टिम जो थोड़ा अनकॉन्शियस था उसको एम्बुलेंस के थ्रू जो है नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा दिया गया। इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि देखा जाता है अमूमन हर 6 महीने में इस तरीके की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, क्या चीज़ देखते हैं आप लोग? और अगर संचालन की बात करी जाए तो सुरक्षा को लेकर सारी चीज़ें पुख्ता देखी जा रही है? बिल्कुल, इसमें क्या है कि आपका जो भी आप देख रहे हैं कि मसूरी में 4 से 5 रोपवे यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा हरिद्वार में भी 2 रोपवे हैं। उत्तराखंड में हमारी काफ़ी रोपवेज है क्योंकि हिली क्षेत्र है। इसके अलावा इसमें सुरक्षा का भी पूरा देखा जाता है। समय समय पर ये भी चेक किया जाता है कि इनके द्वारा जो है समय समय पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ब्रिडकुल की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है।
तो आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, हमारा गन हिल रोपवे है, कि कल को किसी भी अप्रिय घटना हो जाए, कुछ ऐसा अगर ट्रॉली फंस जाए, पर्यटक उसमें फंस जाए, तो उसमें कैसे उनको रेस्क्यू करना है समय पे। तो इसी में आज हमारी जॉइंट NDRF, SDRF, ITBP, फायर, पुलिस और प्रशासन एवं लाइन डिपार्टमेंट के साथ एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, तो जिसमें हमारा लगभग 47 मिनट में 9:35 पे सूचना मिली और 10:22 पे हमने उनको रेस्क्यू कर लिया। तो लगभग 47 मिनट में हमने ये रेस्क्यू का काम पूरा किया। और समय समय पर इस तरीके के रेस्क्यू चलाए जाते हैं, जिसमें मॉक ड्रिल किस तरीके से देखते हैं पूरे मॉक ड्रिल को? बिल्कुल, ये मॉक ड्रिल बहुत अहम है हमारी तैयारियों को जांचने परखने के लिए, कि हम हमेशा तैयार रहें। और जो हमारे टूरिस्ट सीज़न जो आ रहा है, जैसे भी हमारा नवंबर दिसंबर में टूरिस्ट सीज़न पीक पे रहेगा, तो उस समय के लिए तैयारियों के मद्देनज़र ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और ऐसा समय समय पे किया जाता रहता है ताकि हम बिल्कुल सजग और सतर्क रहें। तरीके का मॉक ड्रिल हुआ? देखो, ये हर साल में 2 बार मॉक ड्रिल की जाती है। 6-6 महीने में ये मॉक ड्रिल होती है। ये एक सुरक्षा की दृष्टि से होती है, जिसमें कि अगर रोपवे अचानक कहीं पे रुक जाती है या कोई बात हो जाती है, तो उसमें कि जो उसमें टूरिस्ट है हमारा, तो उसे हम कैसे सुरक्षित बाहर निकालें, जिससे कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और जो पब्लिक है उसे भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत ना पड़े। सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम आपके द्वारा, क्योंकि संचालन आप ही कर रहे हैं? हाँ जी, हमारे पास भी पूरे इंतजाम करे हुए हैं। इनकेस जो हमारी वो है रेस्क्यू है, तो उसमें हमने ड्राइव मोटर वगैरह रखी हुई हैं, हैंडलिंग सिस्टम रखा हुआ है और ये मैनुअल भी रखे हुए हैं, जिससे कि रेस्क्यू किया जा सकता है। इसमें देखिए, ये हमारी मॉक ड्रिल होती रहती है, बार बार कहीं ना कहीं भट्टा में होती है, कभी इधर होती है। और SDM साहब के उससे स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस, NDRF, SDRF सभी के उससे होती रहती है। इसमें फायर सर्विस का ऐसा मांग वो रहता है कि जैसे हम ऊपर लैडर के द्वारा कैसे उतारें, या मरीज को किस प्रकार से, जो भी विक्टिम है उसे हम हॉस्पिटल पहुँचाना, ये सारी इनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर वो करते रहते हैं इनके साथ। रुड़की में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित एक दवा प्रतिष्ठान पर रेड की। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की मोहर लगी सरकारी दवाइयां बरामद हुई। बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठान में रेड के दौरान विभाग को कई प्रकार की दवाएं मिली हैं, जो झोला छाप डॉक्टरों को अवैध रूप से सप्लाई की जा रही थी। विभाग ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर आयुक्त द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि रुड़की में जो है एक जगह है जहाँ पर स्क्रैप यार्ड की आड़ में जो है कुछ दवाइयों का जो वहाँ से सप्लाई की जा रही है, और हमारी टीम वहाँ पे गई है और वहाँ पे पाया कि स्क्रैप यार्ड के अंदर जो है बहुत सारी दवाइयाँ जो है कट्टू में भर के रखी गई थी, और उन्हें अभी कहाँ उनके द्वारा बेचा गया है, कहाँ बेचा जा रहा है, ये चीज़ जो है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता लगाई जाएगी। फिलहाल जितनी भी वहाँ पर दवाइयाँ मिली हैं, कफ सिरप जो कि बच्चों के लिए इस वक्त जो है थोड़ा सा जोखिम भरा है, वो कफ सिरप हमारे द्वारा वहाँ पर सीज किए गए हैं, और इंजेक्शन और कुछ टैबलेट अन्य दवाएं भी थी जो एक्सपायर हो चुकी हैं, और सारी दवाएं जो है MP गवर्नमेंट सप्लाई की थी, और वो दवाएं यहाँ कैसे आई और क्यों आई, इसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में की जाएगी। हरिद्वार में नवनियुक्त CDO ललित नारायण मिश्र ने अपने पद का चार्ज संभाल लिया है और इसको लेकर विकास भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चार्ज संभालने के बाद CDO ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी से मुलाकात की और अपनी प्राथमिकताओं में मनरेगा, UCC रजिस्ट्रेशन और अन्य विकास योजनाओं को तेजी से बढ़ाने का संकल्प लिया। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारी स्कीम्स चल रही हैं और मनरेगा को फोकस करने का प्लान रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर करने का प्रयास रहेगा, और UCC का जो अभी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है उसमें प्रगति लाने का प्रयास रहेगा। जो भी NGOs हैं और जो हमारे सोशल वर्क में हमारे साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे, और हमारी जो स्कीम्स चल रही हैं, ऑलरेडी रनिंग स्कीम्स हैं, उनको हम प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन हम इनवाइट करते हैं। हरिद्वार चूँकि काफ़ी एक विविधता भरा जनपद है और सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है, और पुराना जो मेरा अनुभव है वो निश्चित रूप से हमारे इसमें जो विकास के परिदृश्य हैं उसमें काम आएगा।
दीपावली से पहले देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो चुका है, जिसको लेकर टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। अलग अलग मिष्ठान भंडारों पर जाकर रेड की जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 65 सैंपल लिए गए हैं, जिनको जांच के लिए भेजा गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हम लोग ने जो बड़ी कार्रवाई है एक ऋषिकेश क्षेत्र में जो है, जो कि रुड़की क्षेत्र से घी और मलाई ला रहा था बड़ी क्वांटिटी में, तो उसको हमने संदेह के आधार पे जो है नमूना घी का और मलाई का जांच के लिए लिया है। और अभी हमने एक स्टोर से जो है संदिग्ध के आधार पे जो मिठाई स्टोर कर रखा था उसने, तो अभी 6 सैंपल उसके हमने जांच के लिए लिए हैं और ये पूरी संपूर्ण दिवाली तक कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। देहरादून में जिला प्रशासन ने यातायात सुधार के लिए नई पहल की है, जिसके चलते परेड ग्राउंड में वाहन पार्क करने वाले लोग अब फ्री में कैब सेवा का लाभ उठा सकेंगे। डीएम देहरादून के अनुसार पार्किंग करने के बाद लोग शहर के 5 किलोमीटर तक कहीं भी मुफ्त यात्रा कर सकते हैं और इस कड़ी में शुरुआती दौर में एक कैब उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके बाद भविष्य में संख्या बढ़कर 8 कैब की होगी, जिसके लिए विधायक खजान दास ने इसे अभिनव कदम बताया। वहीं प्रशासन के इस फैसले पर लोगों ने खुशी जताई। देखिए, आज सखी फ्री कैब का शुभारंभ यहाँ पे किया जा रहा है। आज 2 गाड़ियों का यहाँ से संचालन हुआ है। इसके लिए मैं अपने जिलाधिकारी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जिस तरह से विकास के लिए है, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और विशेषकर अभी 7 गाड़ियाँ और भी होगी, इससे हमारी मातृशक्ति को बहुत बड़ा लाभ होगा और जो यहाँ पे गाड़ी पार्क करेगा उनको लाने और ले जाने की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए, इस सोच के लिए मैं अपने जनपद वासियों को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। जो पैसा आपके पास है विकास के लिए है, वो पैसा जनता का है। जनता के पैसे का सदुपयोग अगर होगा तो वो फिर उसमें जनता भी वहाँ करती है, अन्यथा फिर दिक्कतें आती है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और अपने लोकप्रिय जिलाधिकारी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस पैसे से जिस तरह से इन्होंने ये गाड़ी का संचालन करने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसी तरह से 7 गाड़ियाँ आने वाले समय में और भी आएगी, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।